हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करें या किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए जिससे हमें साइंस में मैक्सिमम अंक मिल सके, या साइंस में हम किस तरीके से पढ़कर जो है 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज इस पर एक वीडियो हम बना रहे हैं, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए कि जिसको फॉलो करके आप साइंस में जो है आसानी से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो या 8 का स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के मन में ये बात ज़रूर होती है कि हमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर मिले या सबसे अच्छा अंक मिले। ये हर एक स्टूडेंट के मन की बात होती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट को तो अच्छे अंक मिलते हैं लेकिन कुछ को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे अंक क्यों नहीं मिल पाते हैं और किसी को क्यों अच्छे अंक मिल जाते हैं, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे देखिए किसी भी क्लास की आप बात कर लीजिए। ठीक है, किसी भी क्लास की आप बात कीजिए, जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं तो उसी स्कूल के एक पर्टिकुलर क्लास की बात कीजिए। उस क्लास में जैसे मान लीजिए कम से कम जो है आपके 50 बच्चे जो है तो पढ़ते ही होंगे। ठीक है, 50 नहीं 20 ही बच्चे मान के चलो। टीचर एक ही पढ़ाता, वही टीचर क्लास में पढ़ा के जाता है। उन्हीं 20 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सारी बातें उस टीचर की समझ में आ जाती हैं, यानी टीचर जो भी पढ़ा के गया वो सारी चीज़ें उसको एब्जॉर्ब हो गई। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जरा भी पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उस टीचर की पढ़ाई हुई बात या समझाई हुई चीज कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तो अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम उस टीचर के पढ़ाने में है या तुम में कहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो उस टीचर के पढ़ाने में तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसी टीचर के पढ़ाने से क्या हो रहा, कुछ बच्चे पूरी तरीके से जो है जो भी कॉन्सेप्ट उसने सिखाया सीख गए, अच्छे नंबर भी ले आ रहे हैं, और कुछ बच्चों के नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक ही फैमिली है। ठीक है, एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबके लिए भोजन एक ही टाइप का बनता है, एक ही टाइप का खाना पीना सबको मिलता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ पतले दुबले होते हैं। ठीक है, कुछ हेल्दी होते हैं तो कुछ पतले दुबले होते हैं। अब बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि जो हेल्दी है, ठीक है, या जो मोटा ताजा है उसको कोई एक्स्ट्रा डोज दिया जाता हो घर में, या उसको कुछ अलग चीजें दी जाती हो आपको ना दी जाती हो। ऐसा तो नहीं है ना भाई, जो भी कंटेंट प्रोवाइड उसको किया जा रहा वही आपको भी प्रोवाइड किया जा रहा, लेकिन उसके शरीर को वो फायदा पहुंचा रहा आपको नहीं। ठीक है, यानी उसको वो सारी चीज़ें जो है एनर्जी दे रही हैं, फ़ायदा दे रही हैं, लेकिन आपको नहीं। तो यहाँ पर भी सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम जो है खाने पीने में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? किसी किसी के ये प्रॉब्लम होती है कि उसको कुछ भी दिया जाए उसको जो है उसके शरीर में लगता नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरीके से कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए कोई भी टीचर हो, चाहे हम पढ़ा रहे हो या आपके कोई क्लास में पढ़ा रहा हो या फिर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, कोई भी टीचर हो, ठीक है, वो जो भी कुछ पढ़ाएगा अगर आप उसको बारीकी से समझेंगे और अगर आपको मान लीजिए उसकी पढ़ाई हुई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप ये समझने की अगर कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हमको क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, तो गारंटी है आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें छोड़ो यार सही नहीं पढ़ा रहे हैं इसीलिए नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक टीचर नहीं सैकड़ों टीचर से पढ़िए। ठीक है, आपके साथ सेम प्रॉब्लम। जब तक आप ये समस्या नहीं ढूंढ पाएंगे कि हमको चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, जिस दिन आप इसका आंसर पा गए उस दिन सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेहद आसान लगेगी। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि देखिए बहुत ही ध्यान से समझना किस तरीके से। जैसे देखो
हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक निश्चित सिलेबस होता है। क्या होता है? निश्चित, यानी कि डेफिनेट सिलेबस होता है। हमको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करनी होती है। ठीक है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अपनी तैयारी करनी होती है, उसी सिलेबस से रिलेटेड हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब उस सिलेबस को हम एक तरफ से रटते नहीं जाना है और ना ही एक तरफ से हमको जो है मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी जो है जाके आप सक्सेस होंगे और तभी आप अच्छे अंक पाएंगे। और स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाता है बहुत ध्यान से देखिए। जैसे सिलेबस आपको पता है कि यही हमारा सिलेबस है। यहाँ पे आपके साइंस के सिलेबस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, फिजिक्स में आपसे 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस में 70 नंबर के पेपर में 25 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स से होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपकी केमिस्ट्री से पूछा जाता है और फिर 25 नंबर का क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपका जो 70 मार्क्स का पेपर होता है ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये आपका 70 नंबर का पेपर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 20 और बायो से 25। ठीक है, यहां तक बात समझिए। अब देखिए सवाल यह है कि हमें अपने पेपर को तैयार किस तरीके से करना है। तो जैसे यहां पे सिलेबस ये लिख लिया गया, अब थोड़ा सा तैयार करने के लिए जाओ क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका 4 टाइप में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला बहुविकल्पीय होता है और दूसरा जो है अति लघु उत्तरीय का होता है, तीसरा जो है लघु उत्तरीय का और चौथा प्रश्न जो आपका वो विस्तृत उत्तरीय का होता है। ठीक है, तो यानी आपका जो पेपर है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस 4 टाइप में भी ये ध्यान दीजिए कि किस पार्ट से कितने नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बहुविकल्पीय की बात करें तो फिजिक्स से 4 नंबर का बहुविकल्पीय पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से कितना पूछा जाता है? 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बायो से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय में ठीक है आपसे फिजिक्स से 4 नंबर का बहुविकल्पीय पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 3 नंबर का और बायो से 4 नंबर का। अगर हम अति लघु उत्तरीय की बात करें तो अति लघु उत्तरीय में फिजिक्स से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। और केमिस्ट्री से जो आपके इससे भी 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायो से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है वो तीनों पार्टों से समान होती है, यानी तीनों पार्टों से आपसे 3-3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम लघु उत्तरीय की तो लघु उत्तरीय में फिजिक्स से आपसे 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन और बायो से 2 क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तरीय में फिजिक्स से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन और बायो से आपके कितने? 2 क्वेश्चन। ठीक है, और जो विस्तृत उत्तरीयों की संख्या है वो तीनों से 1-1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से 1-1 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है इन 4 टाइपों में डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये बहुत, इसके लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैक्सिमम यानी 90% जो है अगर आप पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, यानी कोई भी चैप्टर अगर आपका स्टार्ट किया जा रहा है, चैप्टर को आप बहुत बारीकी से अगर देख रहे हैं, ठीक है, सारे डेफिनेशन अगर आपके क्लियर हैं तो 90% बहुविकल्पीय प्रश्न आपके क्लियर हैं। ठीक है, बाकी जो 10% बहुविकल्पीय प्रश्न बच रहे हैं वो थोड़ा सा हर एक चीज की, जैसे पहला चैप्टर हमने फिजिक्स में पढ़ाया आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में अपवर्तनांक क्या है,
प्रकाश का स्नेल का नियम क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमने आपको बताया है उसके कुछ बेसिक टर्म्स में है, ठीक है। जैसे अपवर्तन है तो उसके अपवर्तन के कुछ नियम है, प्रतिबिंब बनने के नियम है, जैसे फोकस दूरी नापना है तो फोकस दूरी में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या है, ये सारी बातें, ठीक है। और सेकंड चैप्टर जो आपका विद्युत है या मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार, उसके बाद विद्युत, तो इसमें क्या है कि जैसे विद्युत का एसआई मात्रक यानी करंट है तो धारा का एसआई मात्रक और उसकी थोड़ा सा वैल्यू, जैसे 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी, तो जो भी फार्मूला है फार्मूले से आप जो है 1 एम्पियर की ऐसे क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, 1 वोल्ट की क्या परिभाषा होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो वो भी आपका 10% क्वेश्चन 10% जो है तैयार हो जाएगा बहुविकल्पीय में। बात करते हैं अतिलघुत्तरीय, तो अतिलघुत्तरीय जो है आपका, इसके लिए भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी जो है आपके बेसिक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लघुत्तरीय, इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इसमें दिक्कत थोड़ा सा फिजिक्स में आपको आती है, ठीक है। फिजिक्स वाले पोर्शन में क्या है कि लघुत्तरीय में आपके न्यूमेरिकल भी ऐड होते हैं। क्या होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं। लघुत्तरीय में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल पर काफी फोकस कीजिएगा और काफी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि हमने करवाए हैं। और एक बात, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, किसी भी पार्ट का अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है तो उसको आप लोग जो है आप अपनी नोट्स में टिक करके मिक्स करके और खिचड़ी करने की कोशिश ना करो। उसके लिए एक अलग से कॉपी ले लो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं सब एक तरफ से उस कॉपी में नोट डाउन कर लो। वो क्या है, आपके एग्जाम टाइम में आपको कहीं अलग से छांट के नहीं पढ़ना होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, लाओ इसको पहले तैयार करते हैं। तो जब भी एग्जाम हो, जब आप पहले से एक कॉपी बनाएंगे तो सबसे पहले उसको तैयार कीजिए, फिर जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय में क्या प्रॉब्लम है, विस्तृत उत्तरीय में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बन रहा है और विस्तृत उत्तरीय में आ रहा है, तो यहां से विस्तृत उत्तरीय में केवल 2 ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक तो विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन और दूसरा विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन, ठीक है, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। और बाकी चैप्टर से अगर उठाता है तो हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है वहां पे आपको बताता हूं मैं कि ये चैप्टर आपके विस्तृत उत्तरीय में या ये क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय में आ सकता है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखते हो तो। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो सेम यही प्रोसेस जो है आपकी केमिस्ट्री पर भी अप्लाई होती है और सेम यही चीजें जो है आपकी बायो पर भी अप्लाई होती हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे बायो में विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाएगा वो सचित्र वर्णन ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। इस तरीके से जो है हमको अपनी स्टडी करनी है। और अब डिपेंड ये करता है कि आप जो है कितनी देर घर पर पढ़ते हैं या कितना खुद से पढ़ते हैं। हालांकि हमारे वीडियो में एक किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो है 15-20 मिनट पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, 15-20 मिनट पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं हमारे 1 घंटे पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे, घर पर खुद स्टडी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो हम 1 घंटा क्या 10 घंटा भी पढ़ाएंगे तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, हमारे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट किसी भी लेक्चर का आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, बहुत सीरियस बात है, ठीक है। आप दूसरों पर जो है उंगली उठाना बंद करो, ठीक है, कि सर जी आप काफी कम। भाई देखिए, हम आपको 1 घंटे यहां पर क्या बेवकूफ बनाएं भाई। जब टॉपिक हम आपको 20 मिनट 25 मिनट में समझा दे रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को हम 1 घंटे क्यों खिचड़ी पकाएं। आप ये चीज समझिए ना भाई। एक कोई जैसे
विद्युत मोटर का टॉपिक हो गया या विद्युत जनित्र का टॉपिक हो गया। अब चाहते हो कि एक ही दिन हम आपको विद्युत मोटर भी समझा दें, एक ही दिन विद्युत जनित्र भी समझा दें और उसी दिन आपको घरेलू परपथ भी समझा दें, तो यकीन मानो एक को समझ में कायदे से नहीं आएगा, ठीक है, एक को नहीं आएगा। और इसीलिए आपको एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको 1 बाय 1 कराया जाता है, ताकि अगर आप घर पे 10% भी करो, जितनी मेहनत हमने की है अगर उसका आप 10% भी करते हैं तो आपका वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, आपकी ये सारी चीज़ें हवा हवाई नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं। हमने हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, वहाँ पे भी हमने कई सारे बैच ऐसे हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अच्छे नंबर लाए हुए हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो भी एनालिसिस है बिल्कुल आपकी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, आपका हमेशा फ़ायदा होगा अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। अगर भाई फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें नो वन कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से हमको जो है अपनी स्टडी को करनी है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस को किस तरीके से तैयार करना है वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्मार्ट तरीके से हमको अपने सिलेबस को तैयार करना है। और दूसरी बात, हमें सिलेबस को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि अगर आप रटोगे तो कंफर्म है जो है भूल जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को पहले समझो और फिर जब एग्जाम आपका आए तो क्या करो, पेपर की तरफ देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम से 1 महीने पहले आप एकाध मॉडल पेपर लेके खुद सॉल्व करो और देखो कि कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करते जाइए और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।